नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मध्यकाल के इतिहास के बारे में हमने अब तक कैसे इस्लामिक धर्म का उदय होता है और जो कुछ इस्लामिक शब्दावलियाँ क्या क्या होती हैं, और मोहम्मद गजनी जो तुर्क पहला शासक था जिसने भारत पे आक्रमण किया और जीता, तो वो चीज़ आता है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि मोहम्मद गौरी किस तरीके से भारत में आक्रमण करता है और भारत के अंदर इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी ये वीडियो पहली बार में देख रहे हैं, कृपया करके हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे वीडियो को एक विस्तृत ढंग से समझ में आए। इसमें जो भी युद्ध होंगे इसमें हम शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेंस की यूपीएससी की क्लास तो है नहीं। अगर जिसको भी हमारे यूपीएससी लेवल का जीके देखना होगा, या तो फिर कुछ भी मतलब कोई भी हिस्टोरिकल कल्चर या फिर किसी भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अपने ही चैनल पे उन सब की डिटेल स्टोरी को अध्ययन करके आपके लिए लेकर के आएंगे कहानी के माध्यम से, कि किस तरीके से भारतीय शासक और भारत के रहने वाले जो है बहुत सारे लोगों ने, जो है आम जनता ने मिल करके किस तरीके से भारत को एक वीरता का संदेश दिखाते गए और पूरी दुनिया में भारत का प्रचार प्रसार होता गया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी का समय काल रहता है 1175 से लेकर के 1206 तक। इसकी पहले कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, 12वीं सदी की बात है कि 12वीं सदी में एक गौरी वंश की नींव पड़ती है। गौरी वंश की नींव अफगानिस्तान में पड़ती है। ये अफगानिस्तान का एक छोटा सा प्रांत हुआ करता है जहाँ पर गौरी वंश की नींव पड़ती है। इसकी नींव डालने वाला मतलब गौरी वंश का संस्थापक कौन होता है? ये होता है अलाउद्दीन जहाँसोज। ये अलाउद्दीन जहाँसोज नाम का व्यक्ति रहता है जिसने गौरी वंश की नींव रखती है। इसका नींव रखने के बाद कुछ दिन बाद ये मर जाता है, फिर इसका बेटा आता है और इसका बेटा भी जैसे जैसे काम चलाता रहता है। मेनली क्या होता है, कुछ समय बाद जो है ये गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी आता है। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी को, ये मोहम्मद गौरी से कंपेयर नहीं कीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी आता है, तो ये क्या करता है कि ये जो गौरी वंश का एक ये जो प्रांत रहता है, ये प्रांत गजनी देश के अंतर्गत रहता है। गजनी एक बड़ा देश रहता है और वहीं गजनी में जो है ये गौरी वंश का प्रांत रहता है। उस प्रांत को गजनी से अलग करके, अर्थात गौरी और गजनी को दो अलग अलग देश बनाने का कार्य जो है गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी करता है। और गयासुद्दीन जब मोहम्मद गौरी ने जब गजनी को से अलग करके गौरी नाम का एक नया देश बनाया और उस देश के अंदर ही गौरी नाम का एक क्षेत्र भी लिया और उसको ही अपनी इस देश की राजधानी बनाया। इसके बाद ये क्या करता है कि इसका एक छोटा भाई रहता है मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम ये अब पढ़ेंगे। तो ये मोहम्मद गौरी को अपने ये देश को जो सौंप के जाता है कि ये लो गौरी, तुम अब जो है इस समय जो है यहाँ पर इस क्षेत्र की तुम रक्षा करोगे और तुम यहाँ के राजा हो। और स्वयं फिर उसके बाद जाके गजनी देश में चढ़ाई करता है और गजनी देश में फिर गयासुद्दीन अपनी अलग से राज्य की स्थापना करता है, जहाँ पर फिर वो पश्चिमी देश में जो है अरब लोग और तुर्की लोगों से लड़ता रहता है। वो हम विश्व इतिहास में उसकी चर्चा करेंगे बाद में। तो फिलहाल तो ये इतना हो गया कि भाई कैसे जो है गौरी वंश आया और जो है गजनी जो है इसका छोटा भाई जो है ये आता गया। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जो है लड़ाई करेगा और पूरे भारत को जीतने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको पता रहता है, बचपन में सुना रहता है कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है। और जो भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये जाहिर सी बात ये सोचेगा कि भाई मैं भारत का पैसा लेकर के आ जाऊँ और अपने इस गौरी देश को बड़ा देश बना लूँ, गजनी से भी बड़ा। क्योंकि इससे पहले गजनी के जो शासक आते रहते हैं भारत में लूट करके अपने देश को बड़ा बना लिए थे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ नीतियाँ रहती हैं। इसके जो नीति है, हम जैसे कि आज जानते हैं कि गौरी आकर के भारत में शासन करता है और जीतता है। तो इसके जीतने के कारण सबसे पहले देखिए इसके पास क्या रहते हैं, ये सबसे अच्छे घुड़सवार ढूंढता है। क्योंकि वहाँ पर जो है पूरा अफगानिस्तान से भारत तक आना है, तो ऐसा जानवर चाहिए भाई कि जो बहुत अच्छी स्पीड में भी दौड़े और जल्दी ही थके नहीं, और जो है ज़्यादातर फिर वापस छोड़ के आ जाए बिना थके, मतलब वापस आ जाए। तो इसके पास रहते हैं बहुत ही उन्नत किस्म के घुड़सवार। और इसके अंतर्गत इसके अलावा जो है केवल घुड़सवार से जो है मतलब सारे फ़ायदे तो होते नहीं। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का जब हमारे पास जब तक टारगेट नहीं है तब तक हम कोई भी चीज़ को या कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत इसने अपने सैनिकों के अंदर जो है धन की लालच बहुत भरी, और इसके अलावा इसने खुद लड़ाई में जो है तरह तरह की चालाकियों को जो मतलब उत्पत्ति की, कि जैसे जो है मतलब भारत में जो शासक रहते थे जनरली डायरेक्टली अटैक करते थे। तो इसने जो है कुछ नीतियाँ बनाई कि कैसे हम 3-4 अलग अलग क्षेत्रों से मिल करके वो धोखा दे करके लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वो सारी चीज़ों को इसने जो है काम किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो भारत में
ये जो मतलब राजपूत शासक वगैरह रहते थे, ये बहुत ही एकदम सज्जनता के साथ जो लड़ाई किया करते थे। कोई भी अगर भारत में आया करता था उस समय अटैक करने, तो इन लोगों का, भारतीय राजपूतों का जो है मतलब ये मानना रहता था कि कोई भी आया है अटैक कर रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये इसके पास अच्छे घुड़सवार थे, तो ये जानता है कि जब हम हार गए हैं तो तुरंत भाग के निकल लो, ताकि जो बचा हुआ धन और जो है जनता है, वो सैनिक है, उन सबको वापस बचा लो, क्योंकि हम फिर दोबारा भारत में अटैक करेंगे और दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे। और ये इसकी यही नीति रहती, इसलिए अच्छे घुड़सवार रख लिया ताकि भागने में ज़्यादा मदद मिले। जीतने की इनका फोकस नहीं था, भागने की फोकस था। तो उसी फोकस के तहत इन्होंने अच्छे घुड़सवार रखे। और इधर भारत की जो है नीति क्या रहती थी कि कोई अगर भाग रहा है तो उसके पीठ पीछे कभी वार नहीं करना है। ये मेनली देश के अंदर कोई भी जो है मतलब वंश था, सारे लोग यही फोकस करते थे। और स्पेशली जो है राजपूताना वंश जो है, जहाँ पर राजस्थान वगैरह क्षेत्र में आता है, सब ज़्यादा फोकस राजपूत लोगों ने ये इस चीज़ पे किया था कि हम कभी भी भागते हुए आदमी को जान बचा के जो भाग रहा है या फिर हमारे से सामने अपनी जान की भीख मांग रहा है, उस पर हम कभी वार नहीं करेंगे, उसको हमेशा दीवानदार देंगे। राजपूतों को खुद भागने का कभी कोई रास्ता तो रहता नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर भागेंगे तो उनके जो है राज्य के द्वार बंद रहते थे। भारत एक श्रेष्ठावान देश था और आत्मस्वाभिमानी देश कहा जाए तो वो मेनली वो था कि जो है मतलब अपने अंतर्गत जो है, अपने अंदर का जो है, हम लोग जो वो स्वाभिमान नहीं खोते थे कि कोई अगर भाग रहा है तो उसको जान से जान छोड़ दो, लेकिन हम खुद भाग के नहीं आएंगे, या तो रणभूमि में मरेंगे या तो जीतेंगे। यहाँ तक कि जो है राजपूताना जो है मतलब उस काल में एक प्रथा चलती थी, जौहर प्रथा। ये बहुत ज़्यादा जो है एकदम प्रचलित हो गई थी, क्योंकि जो राजपूताना जो शासक होते थे उन सब की पत्नियाँ अपने मतलब राजा साहब से कहती थी कि जो है मतलब महाराज आप जाइए, युद्ध कीजिए, हम यहाँ पर जौहर प्रथा का प्रारंभ करते हैं। क्योंकि उनका ये रहता था कि भाई जो कोई भी राजा युद्ध लड़ते समय ये ना सोचे कि भाई हम वापस जाते हैं कि हमारी पत्नी घर में इंतजार कर रही होगी। हर किसी को यही पता रहता था कि अगर हम यहाँ से जीते तो हमारा स्वागत होगा थाली अच्छे सजा करके, और अगर हम यहाँ पर मरे तो हमारी पत्नियाँ भी जो है मतलब जौहर कर लेंगी और जौहर व्रत को संपन्न करेंगे पूरी तरीके से। इसलिए राजपूत पूरे दुनिया में हमेशा जो है एकदम वीरता को जो है मतलब प्रचार प्रसारण बनते रहे, क्योंकि राजपूत कैसे भी रहे वो अपने स्वाभिमान से कभी जो है छेड़छाड़ नहीं होने दिए। तो वही एक नीति थी जो राजपूतों की जो मतलब एकदम पूरे दुनिया में इज्जत बनाई और प्रचार प्रसार की। और वही एक नीति भी कह सकते हैं जो कि भारत में मतलब इस्लामिक वो जो लोग रहते हैं भारत में आने का जो है तरीका ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये एक ऐसा जो है मतलब पेड़ मानते थे राजपूतों को कि जो सूखा पेड़ है कि अगर ये टूट गया तो हम अंदर घुस जाएंगे, अगर नहीं टूटा तो फिर हमको भागना तो है ही। तो उनके जो इस्लामिक जो ये लोग आते हैं गौरी लोग, इनके अंदर कोई वो नहीं था स्वाभिमान। तो उसी की चीज़ को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पूरा डिटेल्स में। ये एक सारांश था जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे एक मतलब पूरा इस्लामिक जो है जितने भी साम्राज्य आएगा भारत में, किस तरीके से भारत में अटैक करेगा और भारत में हर एक रियासत के लोगों को मारता हुआ चला जाएगा। और भारत में क्यों इस्लाम इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। चलिए अब देखते हैं शुरू से। तो मोहम्मद गौरी को जो है ये देख लिया हमने कि किस तरह क्यों और जीत का कारण क्या था, घुड़सवार वगैरह, ठीक है, और ये कहाँ से वंश से आया। एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, मोहम्मद गौरी के काफ़ी सारे मतलब पहले गुलाम वगैरह हुआ करते थे। तो इसके जो है 3 प्रमुख गुलाम थे, एक नसीरुद्दीन कुबाचा, दूसरा है ताजुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज, और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इन तीनों के नाम में जो है दीन यहाँ पर जो है तीनों में आता है। क्या रहता है, ये जो तीनों गुलाम रहते हैं, ये तीनों गुलाम मोहम्मद गौरी को जो है मतलब बचपन में मिलते हैं, और मोहम्मद गौरी के ही नाम पे ही जो है उसकी इज्जत के लिए ये दोनों ने अपने नाम में कहीं ना कहीं उसका जो है नाम रहता है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम रहता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और शहाबुद्दीन के नाम से ही इन तीनों ने अपना अपना नाम चुराया रहता है। मोहम्मद गौरी का एक और जो है वो रहता है गुलाम, पर ये कुछ खास नहीं रहता है, ये बख्तियार खिलजी अपना नाम रखता है। तो मोहम्मद गौरी के इसको कुछ खास लगाव रहता नहीं है। ये तीनों ही सिर्फ मोहम्मद गौरी के गुलाम रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट उसका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात कर रहे थे। ये गौर प्रदेश का शासक हुआ करता था, जिसने जो है ये गौर प्रदेश की गद्दी को 1173 ईडी में संभाली थी। और इसको ये गद्दी किसने दी, इसके बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। और गद्दी संभालने के बाद इसने जो है भारत में अपना आक्रमण का उद्देश्य बनाया और भारत से खजाना ले जाकर के गौरी को जो है एक समृद्ध राज्य बनाना, साथ ही साथ भारत में मुसलमान या फिर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना, ठीक।
तो इसने अपने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया? इसने सबसे पहला आक्रमण 1175 एडी में मुल्तान के क्षेत्र में किया था। मुल्तान आज के वास्तविक देखा जाए तो पंजाब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का जो है कुछ कुछ क्षेत्र को मुल्तान आया करता है। आज मुल्तान एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है सीमित हो गया है। तब इसने मुल्तान में सबसे पहला आक्रमण किया और वहाँ पर आक्रमण करके जो वहाँ के जो शिया धर्म को मानने वाले कुछ शासक होते थे, जो कारामाती शासन नाम से जो है शासक नाम से जाना करते हैं, ये लोग जो है वहाँ पर जो है राज कर रहे होते हैं। और ये शासक जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के वो अनुयायी हुआ करते थे, जो बाद में कुछ समय बाद आने के बाद ये अपना जो है धर्म परिवर्तन करके ये शिया मुसलमान बने थे। और यही कारामाती शासक के ऊपर मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण किया और मुल्तान क्षेत्र को जीत लिया। मुल्तान क्षेत्र को जीतने के बाद इसको जो ऐसा लगा कि भाई अब तो मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूँ, मतलब ये और कॉन्फिडेंट हो गया। और ओवर कॉन्फिडेंट छोड़िए, ये इसको मेनली ये चीज़ पता थी कि गुजरात का काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट या फिर जो है मतलब एक हम लोग जो पढ़ते हैं सौराष्ट्र के आसपास पढ़ा था जो क्षेत्र, जहाँ पर उसमें सोमदेव मतलब ये सोमनाथ मंदिर पे जो है पहला आक्रमण होता है, तो उसमें वहाँ पर भीमदेव प्रथम जो है वहाँ से भाग जाता है। तो इसको ये ऐसा लगता था कि जो है मतलब सौराष्ट्र के जो राजा रहते हैं बहुत कमज़ोर रहते हैं और डरपोक रहेंगे। तो ये सोचता है कि चलो अब मुल्तान तो आक्रमण कर लिए हैं, अब चलते हैं सौराष्ट्र में आक्रमण करने। पर ये भूल जाता है कि वो भीमदेव प्रथम में ऐसे ही था नपुंसक, पर यहाँ पर हर कोई ऐसा नहीं है। और 1178 में जब ये आक्रमण करता है सौराष्ट्र में, वहाँ पर मूलराज द्वितीय नाम का एक राजा रहता है। ये मूलराज द्वितीय राजा जो है मोहम्मद गौरी को इतना वहाँ पर जो मतलब सैनिक की जो है तहस नहस कर देता, पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है सैनिक। और जो है इसके अलावा मोहम्मद गौरी को बहुत जम के मारता है, यहाँ तक कि फिर मोहम्मद गौरी भागता रहता है तो उसको छोड़ देता है मूलराज द्वितीय। और जो है मोहम्मद गौरी की इसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये जल्दी जो है दोबारा जो उठने के लिए जो है लायक नहीं होता है। और इसने जो है पूरी तरीके से गुजरात या वो मतलब सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में आक्रमण करने त्याग देता है। मतलब ये अपने जीवन काल में दोबारा कभी भी इतिहास में ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में आक्रमण नहीं करता है। इसकी इतनी दुर्गति हुई वहाँ पर, ये वापस आ जाता है पंजाब वाले क्षेत्र में। और पंजाब क्षेत्र में सोचता है कि भाई ये मुल्तान तो हम जीते हैं तो चलो और आक्रमण करते हैं। तो पंजाब क्षेत्र में फिर आक्रमण करके थोड़ा और जो है अपनी दायरा बढ़ाता है साम्राज्य का। और 1169 मतलब 1179 से लेकर के 1186 तक पंजाब में अपना एक छत्र राज बनाता है। और इसी के साथ ही 1179 में ये सियालकोट, पंजाब के पास ही आज भारत में ये सियालकोट नाम का क्षेत्र है, थोड़ा ये जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है। तो ये सियालकोट को भी जीतता है और अपने अंतर्गत लेकर आता है। और फिर 1186 में जा कर के ये लाहौर, सियालकोट और पंजाब का जो है मतलब ये भटिंडा, जिसको उस समय तबर हिंद नाम से जाना जाता था, तो उस समय ये तीनों क्षेत्र को जीत कर एक इस तरीके से ट्रायंगल नुमा जो है अपना साम्राज्य स्थापित करता है कि मैं ये तीनों क्षेत्र को जीत चुका हूँ, अब मेरा ये अपना देश बन गया। अब इसने क्या सोचा कि भाई अब ये ट्रायंगल जीत गई, ये भारत का एक बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद इसको आक्रमण करना था भारत में और भारत की पूरी संपत्ति लेना था। तो इतने सब ने पूरा एक जो है बना दिया कि भाई अब आक्रमण करेंगे। अब ये क्या करता है 1191 में इसको सबसे पहले पता लगता है कि भाई दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जब छोटी मोटी चोरी कर रहा होता है तो इसको समझ में आता है कि दिल्ली बहुत बढ़िया क्षेत्र है जहाँ पर हम अपना साम्राज्य फैला सकते हैं। तो 1191 में पहला युद्ध करता है तराइन में हमला करके। तराइन जो है राजस्थान के पास क्षेत्र, राजस्थान और दिल्ली के बीच का क्षेत्र आता है। उस समय ये पूरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ये सब जो है पूरा एक क्षेत्र जो है अजमेर नाम से जाना जाता था। दिल्ली तो खैर अलग रियासत हुआ करती थी, पर दिल्ली और अजमेर दोनों जगह पृथ्वीराज चौहान का राज हुआ करता था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान से इसके पहला युद्ध होता है जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध 1191 में लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान ने जो है फिर से इसको जो है फिर हमेशा की तरह ही गौरी को जो है पूरा जो है मतलब पकड़ा, बुरी तरीके से हराया और मारने ही जा रहा था। कि मतलब एक स्टोरी ये चलती है कि जैसे ही पृथ्वीराज जो है मोहम्मद गौरी को मारने जा रहा होता है उसी समय सूरज ढलने का ही जो है समय आ जाता है और मारते मारते जो है तलवार उसके गर्दन तक ही आती है। तभी जो है पृथ्वीराज को एहसास होता है कि जो है ये अब तो संध्या हो चुकी है और संध्या होने के बाद कोई भी राजपूत शासक अपने कितना भी बड़ा दुश्मन होगा कभी उसको हथियार नहीं उठाएगा, ना ही कभी मारेगा। और जैसे ही उसकी तलवार रुकती है वैसे ही मोहम्मद गौरी हाथ जोड़ करके पृथ्वीराज के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। तब पृथ्वीराज बोलता है कि जो है चलो ठीक है वापस जाओ और दोबारा मेरे भारत पे आना नहीं। तो उस समय तो ये निकल जाता है जैसे तैसे।
फिर इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी को मिलता है तो यहीं भारत के जो है मतलब आज की डेट में जो है एक क्षेत्र है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये वो चंदावर उस समय जो है नाम से जाना जाता है। तो वो चंदावर के जो राजा थे, राजा जयचंद, ये रिलेशन में पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी लगा करते थे। मतलब जयचंद की बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। तो जयचंद जो है पृथ्वीराज से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, इसलिए जयचंद ने जो है सपोर्ट किया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी को बोला कि तुम फिर एक बार आक्रमण करो भारत पे और पृथ्वीराज चौहान पे, ताकि इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा और पृथ्वीराज चौहान को हम मिल करके हराएंगे। इसीलिए आज की डेट में कोई जो मतलब देशद्रोही टाइप का काम करता है या फिर अपनों में ही धोखेबाजी निकाल देता है, तो उसको हम जयचंद की उपमा देते हैं कि भाई ये अपने बीच का जयचंद है, क्योंकि वो अपना हो करके भी अपना नहीं बन पाया, इसलिए उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जब सेकंड युद्ध में जब जो है मोहम्मद गौरी जो है आक्रमण करता है तराइन के युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान यहाँ सामने खड़े होते हैं, मोहम्मद गौरी डायरेक्ट अटैक करता है और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान फिर से एक बार इसको जो है निपटा रहे होते हैं। पर जो है तभी मोहम्मद गौरी ने जो है मतलब, और जब ये आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान इसको निपटाते हैं, ये देख करके जब जयचंद जो है यहाँ जो खड़ा रहता है साथ में ही, उसको ये लगता है कि भाई ये मोहम्मद गौरी तो फिर से हार जाएगा, और अगर अब की बार ये मोहम्मद गौरी हारेगा तो पृथ्वीराज चौहान जो है हमारे जो है क्षेत्र में भी आक्रमण करके हमारे क्षेत्र को अपने अधीन बना लेगा। तो जयचंद उस समय डर जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ से भाग लूँ ताकि जो पृथ्वीराज चौहान मुझे ना देख पाए। तो यहाँ पर जयचंद जो है इसको छोड़ करके जो भाग जाता है मोहम्मद गौरी को, और जो है फिर मोहम्मद गौरी जब देखता है कि भाई जयचंद भी भाग गया, तो मोहम्मद गौरी अपना प्लान बी स्टार्ट करता है और यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड से जो है अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों का अटैक करके पृथ्वीराज चौहान की पूरी सेना को घेर लेता है, जिससे जो है मतलब वहाँ पर ये हड़बड़ी मच जाती है कि भाई पृथ्वीराज चौहान पूरी चारों तरफ से घिर गए हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, पर एक सांकेतिक रूप से उसने घेरने की कोशिश की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है मतलब क्वेश्चन मार्क हो जाती है और वो जो है सब लोग सरेंडर कर देते हैं। एक तरीके से सरेंडर क्या करते हैं, सबको एक तरीके से जो है मतलब असहाय टाइप का महसूस करते हैं, तो उन सबको मारते चले जाते हैं गौरी की सैनिक। और फिर उसके बाद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पर बंदी बनाता है और वहीं पर उनका जो है मार देता है। ठीक है, कुछ ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को बचा देता है और पृथ्वीराज चौहान अधीनता स्वीकार करते हैं मोहम्मद गौरी के, जबकि जो है मतलब इतिहास जो है हमको वास्तविक तौर पर ये नहीं बताता है। और जो ये बोलते हैं ग्रंथ की जो मतलब पृथ्वीराज चौहान जो अधीनता स्वीकार करते हैं, इसके बारे में जो है कुछ एक ग्रंथ में भी लिखा है, जिसका ग्रंथ का नाम है, तो ये ग्रंथ का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पर वो ग्रंथ ये कहता है कि जो है मतलब कुछ जो है सोने के सिक्के दिखा करके कि उसमें जो है ये मतलब मोहम्मद गौरी दिखाता है और मोहम्मद गौरी के जो मतलब घुटने की तरफ जो है पृथ्वीराज चौहान की आकृति दिखाता है, कि जिसमें ये सिद्ध होता है कि मोहम्मद गौरी की जो है अधीनता पृथ्वीराज चौहान ने स्वीकार कर ली थी। पर उस समय जो है चीज़ें ये रहती है, मतलब जो भी एक शासक रहता है, हर एक शासक जो है अपने ही अनुसार जो है अपने इतिहास को बदलने की कोशिश करता है, और ये सबसे ज़्यादा इस्लामिक जो है शासकों में देखा गया था। तो शायद जो है मोहम्मद गौरी की इतनी बुरी तरीके से हार होती है, तो मोहम्मद गौरी जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो है एक मतलब छल से जो है पृथ्वीराज चौहान को हराता है, शायद वही छल जो है पूरे देश में करना चाहता रहा होगा कि जो मतलब एक सिक्का ऐसा सांकेतिक रूप से चला दिया जाए जिससे ये दिखे कि पृथ्वीराज चौहान की जो है पूरे जो है मतलब क्षेत्र को जो हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान अधीनता स्वीकार कर लिया। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं मानता कि वो अधीनता स्वीकार किए होंगे, क्योंकि अगर वो अधीनता स्वीकार कर रहे होते तो अजमेर का जो पृथ्वीराज चौहान का किला था उसका पूरी तरीके से तहस नहस मोहम्मद गौरी के सैनिक लोग नहीं कर रहे होते। क्योंकि अधीनता स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको जो है मतलब एकदम निर्वासित जीवन में पहुंचा दो। उसका जो पृथ्वीराज चौहान के पूरे साम्राज्य को तहस नहस किया गया था, जिसका साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने जो अपने मतलब जान दे दी थी देश के लिए। तो ये स्टोरी थी 1192 की तराइन का द्वितीय युद्ध। अब हम आते हैं 1194 में। जैसा कि मैंने बताया कि जो है वो मतलब जयचंद जो है छोड़ करके जो है भाग गया था जो है मोहम्मद गौरी को। तो जब जो जयचंद यहाँ पर छोड़ करके भागा था तो 1194 में जयचंद से लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी फिर से आता है, और मोहम्मद गौरी इस बार जो है अपने से नहीं आता है अकेले, इस बार जो है सहायता लेता है अपने जो है सबसे होनहार सेवक की या फिर सबसे होनहार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसकी सहायता से चंदावर का द्वितीय युद्ध होता है और जयचंद को जो है वो आसानी से हरा देता है मोहम्मद गौरी। अब इन सबको हराने के बाद मोहम्मद गौरी फिर वापस चला जाता है अपने गौरी क्षेत्र में, और जो है फिर अपने तीनों गुलामों को जो हमने बताया यहाँ, नसीरुद्दीन, ताजुद्दीन और कुतुबुद्दीन, इन तीनों को भेज देता है कि जो है तुम अब ये भारत के ये सारे क्षेत्रों में तुम आक्रमण करोगे और तुम जीतने का प्रयास करोगे। तो नसीरुद्दीन जो है ये मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में जो है मतलब भारत के ऊपरी क्षेत्र में अपना जो है वो हिसाब किताब बनाना शुरू कर देता है,
ताजुद्दीन जो है अफ़गान वगैरह में जो है फिर गौरी का प्रभुत्व बनाता है। मेनली भारत में आते हैं कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन के साथ जो है ये बख्तियार खिलजी। ये देखिए, ये लोग गुलाम तो थे पर जो है ये ऑफिशियली इनको जो है अपना सेनापति घोषित किया था। तो भारत में जो है कुतुबुद्दीन आता है और बख्तियार खिलजी आता है। ये दोनों गौरी के सेनापति के रूप में भारत में आते हैं। और कुतुबुद्दीन जो है आक्रमण करता है, भारत के जो है दक्षिण की तरफ जाता है। दक्षिण में मेन जो है मतलब मध्य प्रदेश, मान लीजिए आज के मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह के क्षेत्र में आक्रमण करना शुरू करता है। वहीं ये बख्तियार खिलजी ये जाता है अपना पूर्वी भारत की तरफ, जहाँ पर जो है बंगाल, बिहार, असम वगैरह के क्षेत्र आया करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सोचता है कि भाई चलो मैं अपने मालिक का जो बात याद करता हूँ कि जब मेरे मालिक को अनिल बाड़ा अर्थात जो है ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में वहाँ का राजा ने मुझे हरा दिया था, मैं वहाँ पर जाकर के इस बार जीतने की कोशिश करूँगा। तो ऐबक ने इस बार चढ़ाई की गुजरात में, और फिर वही रिजल्ट निकला हमेशा की तरह कि ऐबक जो है फिर वहाँ पर जाकर गुजरात में हारा। पर इसकी जो है वो दुर्गति नहीं हुई जो मोहम्मद गौरी की हुई थी। इसने थोड़ा सा युद्ध लड़ने का प्रयास किया पर फिर भी ये हार गया था। इसके बाद जो है 1195 के बाद 1197 में ये दोबारा जो वहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि भाई अनिल बाड़ा में जो शासक था वो तो अपने क्षेत्र की जनता के जो है वो टैक्स लेकर के वो अपनी मजबूती कर रहा है। यहाँ पर ऐबक क्या कर रहा है, ये जितने भी क्षेत्र जीत रहा है वहाँ के राजाओं को लूट रहा है, वहाँ का धन उठा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है भाई, एक युद्ध आप हार गए हो पर आपके पास पैसा तो आ रहा है ना, रेस्ट ऑफ इंडिया से जो आप जीतते जा रहे हो वहाँ से पैसा लेकर के खुद इन्वेस्ट करोगे सेकंड युद्ध में। तो ये अनिल बाड़ा के जो मतलब जो शासक रहते हैं भीमद्वितीय जिनका नाम रहता है, सेकंड युद्ध में ये हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है पैसे की कमी रहती है और पैसे की कमी के कारण इनकी सेना कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण से इस बार ऐबक जीत जाता है। और ऐबक जीत तो जाता है पर ऐबक को पता रहता है कि भाई इसको मैं बहुत ज़्यादा देर तक शांत नहीं रख सकता हूँ, इसलिए एग्रीमेंट एक करता है भीमद्वितीय के साथ कि आप हमारे अधीन रहिए, हम आपके क्षेत्र आपको ही देते हैं, बस हमें कुछ टैक्स देते रहिएगा बस, और आप जो है दोबारा हम पे हमला भी नहीं करेंगे। भीमद्वितीय मान जाते हैं और अपने ही क्षेत्र में राज करते रहते हैं ऐबक के अधीनता के ऊपर ही। फिर इसी से जो है अब भीमद्वितीय ये ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेते तो जाहिर सी बात है कुछ राजपूत वगैरह तो फिर भी जो गुस्से में तो आएंगे ही। तो कुछ राजपूत जो है मतलब ये भीमद्वितीय के जो है ये जो इसके वंश को फिर ख़त्म करते हैं, और ये नया बघेल वंश के जो मतलब शासक आते हैं कुछ लोग, ये लोग जो है ये भीमदेव के वंश को ख़त्म करके अपने बघेल वंश की स्थापना गुजरात में करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बघेल वंश ने इसके कुछ ही दिन बाद जो है गुजरात में अपना शासन शुरू किया था। अब फिर 1195 के बाद कुछ दिन आते आते 1203 आ जाता है। यहाँ पर ऐबक ने जो है यहाँ पर चंदेल शासक, यहाँ पर कलिंजर जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में कलिंजर नाम का एक किला है, जहाँ पर जो है वो बाद में जो है मेडिवल हिस्ट्री में कुछ दिन बाद जो है पढ़ेंगे कि शेर शाह सूरी यहाँ पर आता है, यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर जीत तो जाता है पर जो है शेर शाह सूरी मार जाता है और सासाराम में उसका वो बनता है मकबरा। तो इसी कलिंजर के किले में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और अटैक करता है। यहाँ का इस समय जो है चंदेल शासक होता है जिसका नाम रहता है परमर्दी देव। परमर्दी देव को जो है ये हराता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये मध्य प्रदेश के जो है मतलब क्षेत्र में जो है कब्जा करता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर ऐबक और बख्तियार खिलजी अब तक में जो है लगभग जो है भारत के जो है मेडवल मतलब बीच के क्षेत्र में जो है अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिए रहते हैं। बात करते हैं बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी जो है जब ये लड़ रहा होता है तो ये जाता है सबसे पहले जो है बिहार और बंगाल ये दोनों क्षेत्र में लड़ता है, और बिहार और बंगाल में लड़ करके यहाँ पर जो मैंने नीचे बताया है बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में लक्ष्मण सेन नाम के राजा रहते हैं, वहाँ पर जो है लक्ष्मण सेन को हरा करके बिहार बंगाल में एकाधिकार प्राप्त करता है। इसके बाद बख्तियार खिलजी जो है जा करके जो है असम की तरफ लड़ने की कोशिश करता है, पर असम के जो वहाँ पर जो है क्षेत्रीय शासक रहते हैं वो बख्तियार खिलजी को बुरी तरीके से परास्त करते हैं। जिसके बाद बख्तियार खिलजी अपना डिसाइड कर लेता है भाई मैं बिहार और बंगाल पे ही रह करके अपना शासन करूँगा। तो यहाँ तो बख्तियार खिलजी हो गया। पर बख्तियार खिलजी जब असम में हारता है तब जो मोहम्मद गौरी इसको बहुत डांटता है, बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत जो मतलब मेरा इज्जत डुबा दिए। जिससे बख्तियार खिलजी काफ़ी नाराज़ हो जाता है, और बख्तियार खिलजी ही अपना एक सेनापति या कोई अधिकारी था जिसका नाम है अलिमदारनी जो है ये मोहम्मद गौरी को जो है मारने की कोशिश करता है सन 1206 में। तो ये इसका कोई जो है मतलब कंफर्म स्रोत नहीं मिलता है, पर कुछ ग्रंथ बताते हैं कि अलिमर्दानी ने जो है मोहम्मद गौरी को हराने की कोशिश की और उसको मारा था। तो मोहम्मद गौरी का स्टोरी क्या रहता है उसके मरने की। मोहम्मद गौरी जो है
खोखर जनजाति जो पंजाब में जो है वो रह रही होती है, खोखर जनजाति विद्रोह कर देती है। उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी फिर से भारत आता है और ये भारत में जो है मोहम्मद गौरी का आखिरी आक्रमण होता है। और ये 1194 के जो है जो चंदावर का युद्ध है, इसके बाद जो है ये सीधे जो आया करता है पंजाब वाले युद्ध के लिए। तो इस पंजाब के ये विद्रोह को दबा करके फिर जब लौटता है तब सिंध नदी के किनारे ये शाम के टाइम में नमाज़ पढ़ रहा होता है। वहीं पर जो है वो आकर के जो है कुछ लोग, अज्ञात लोग आकर के मोहम्मद गौरी का गला काट देते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे कुछ लोग कुछ ग्रंथ में ये कहते हैं कि यही खोखर जनजाति के ही कुछ लोग जो बच गए थे वो पीछा करके मोहम्मद गौरी का जो है गर्दन काट दिए। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि बख्तियार अपने सेनापति जो है अलमर्दानी को वो भेजा था मोहम्मद गौरी को मारने के लिए। खैर जो भी हो, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु सन 1206 में हुई थी। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई। इसके बाद जो है देखिए, अब यहाँ पर जो है उसके जो कुछ जो गुलाम रहते हैं, उसके गुलामों में जो है पूरा जो है देश का बंटवारा होगा, जिसमें नसीरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिलता है। ताजुद्दीन यल्दौज को अफ़गान और गजनी का क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर मोहम्मद गौरी ओरिजिनली रहा करता था। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को शेष भारत का हिस्सा मिलता है। और कुतुबुद्दीन ने अपना जो है क्षेत्र को जो है थोड़ा सा बख्तियार खिलजी से शेयर किया था। ठीक है, ये शेयर करने का कुछ कारण रहता है, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के। फिलहाल आज के लिए ये चीज़ देखिए कि जो है मोहम्मद गौरी के क्षेत्र जो है 3 लोगों पे विभाजित होते हैं। इसके अलावा जो है और क्या क्या इस तरीके से ये सब लोग आपस में राज करते हैं और कुतुबुद्दीन किस तरीके से अपने जो है राज को नसीरुद्दीन और ताजुद्दीन से जैसे जो है शासकों से बचाता है, उन सब की चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाइक की बटन दबाइएगा और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़। चलिए तब तक के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे और जय हिंद।